तो ये वीडियो एमडीसी वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा, कौन सा एमडीसी भाई? हाँ, हिस्ट्री वाला जो एमडीसी स्टूडेंट है उन लोग के लिए आज का ये सेशन इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम यूनिट 1 जो है आप लोग का डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री, इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट हम क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, इतिहास की परिभाषा और इसकी अवधारणा की विवेचना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओके। नोट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में जो कि दे दूंगा, पीडीएफ टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको रिविज़न कर लीजिएगा। अभी पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्या देखें, प्रश्न क्या है कि इतिहास की परिभाषा और इसकी अवधारणा की विवेचना कीजिए। हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में लिखना है क्या, इतिहास मानव सभ्यता का दर्पण है। हमारा जो मानव सभ्यता है इसका दर्पण है। इस दर्पण मतलब ये हमें दिखाता है कि हमारा सभ्यता कैसा था। दर्पण मतलब शीशा होता है, शीशा में हम क्या करते देखते हैं ना, ओके। यह केवल बीती हुई घटनाओं का संग्रह नहीं बल्कि अतीत के अनुभवों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है कि किस प्रकार अतीत में लोग अनुभव किए थे, नदियों के बारे में, खान पान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में लोग कैसे अनुभव किए थे, इसका ये वैज्ञानिक विश्लेषण देता है। कौन? इतिहास। इतिहास जो शब्द है यह इति प्लस ह प्लस आज से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। इतिहास का मतलब क्या होता है, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो इतिहास की परिभाषा ये हम जानते हैं कि आखिर इतिहास की परिभाषा क्या है। तो हमारे पास कुछ विद्वान हैं, तो हमें याद रखना है, हेरोडोटस, ईएचकार और कलहन, ये 3 व्यक्तियों के नाम जो कि हमें फ़िलहाल अभी याद रखना है। इन्हीं का हम परिभाषा जो कि ऐड करेंगे। जो हमारा हेरोडोटस है इसको हम कहते हैं इतिहास के पिता। क्या? इतिहास के पिता। उनके अनुसार इतिहास का मुख्य उद्देश्य महान घटनाओं का हम विस्तार होने से बचाना, विस्मृत, विस्तार नहीं, विस्मृत। विस्मृत का मतलब होता है मिट जाना, ओके, मिट जाना। तो महान जो घटना हुआ जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसको हम किसी भी प्रकार से बचाना चाहते हैं और भावी पीढ़ी के लिए उसको क्या करना चाहते हैं, संरक्षित करना चाहते हैं, यानी बचा के रखना चाहते हैं, ओके। भावी पीढ़ी मतलब आने वाला पीढ़ी के लिए। एक ईएचकार नाम का व्यक्ति है, वह क्या कह रहा है, उसने अपनी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक का नाम क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। उसमें लिखा है क्या, इतिहास जो है इतिहासकारों और उसके तथ्यों के बीच अंतःक्रिया की एक सतत प्रक्रिया है। यह वर्तमान और अतीत के बीच एक अंतहीन संवाद है, ओके। ये याद रखना है, यह वर्तमान और अतीत जो है हमारा, इसके बीच एक अंतहीन संवाद है। अब कलहन क्या कहता है, एक भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो हमारा कलहन है उसने राज तरंगिणी लिखा है। कलहन जो आदमी है उसने राज तरंगिणी लिखा है। उनका मानना है कि एक सच्चा इतिहासकार वही है जो राग द्वेष से मुक्त होकर, यानी किसी भी चीज़ का बुराई ना करके निष्पक्षता से अतीत का वर्णन करे। इसी को हम कहते हैं क्या, इतिहास। चलिए अब इतिहास जो हमारा हिस्ट्री है उसके कुछ अवधारणा को हम जानते हैं। इतिहास की आधुनिक अवधारणा केवल राजाओं और युद्धों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके निम्नलिखित मुख्य पहलू हैं। इसमें पहला है वैज्ञानिक पद्धति। आधुनिक इतिहास लेखन साक्ष्यों पर आधारित है, एविडेंस पर आधारित है। बिना प्रमाण जैसे सिक्के, अभिलेख, पुरातात्विक अवशेष के किसी भी घटना को इतिहास नहीं माना जाता है, ओके। तो अभी जो हमारा इतिहास है ये साक्ष्य पर यानी एविडेंस पर आधारित है। हमारा जो इतिहास है यह परिवर्तनशील है और निरंतरता है। इतिहास हमें यह समझाने में मदद करता है कि समाज जो है हमारा, मानव समाज जो है, यह समय के साथ क्या परिवर्तन आया और कौन से मूल्य निरंतर बने रहे। जैसे हमें देखने को मिला पहले मनुष्य बंदर था, अब यह एक 5G यूज़र हो गया है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये परिवर्तन हो गया है। अगला है हमारे पास समग्र अध्ययन। आज इतिहास के अंतर्गत केवल राजनीति ही नहीं बल्कि आम जनता का सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, कला और साहित्य, संस्कृति का भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं।
तो हम इतिहास में सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर वह समाज किस प्रकार अपना जीवन यापन करता था। इसके लिए हम सामाजिक जीवन, आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य आदि सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है मानव विकास की कहानी। यह पाषाण युग से लेकर आज के डिजिटल युग तक के क्रमिक विकास को समझाने का एक माध्यम होता है। ओके, तो इतिहास जो है यह हमें समझाता है कि किस प्रकार लोग पत्थर से डिजिटल युग में पहुँचे हैं। निष्कर्ष के साथ हम प्रश्न को समाप्त करेंगे और नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। निष्कर्ष में लिखना क्या है, अतीत जो है इतिहास अतीत की गलियों से गुजरते हुए वर्तमान को समझने और भविष्य को संवारने मतलब संवारना मतलब क्या होता है, सजाना, संवारने का एक सशक्त मार्ग है। यह समाज को उनकी जड़ों से जोड़ता है और अनुभवों के आधार पर नई दिशा प्रदान करता है। ओके, समझ में आया। जो हमारा इतिहास है यह अतीत की गलियों से गुजरते हुए वर्तमान को समझाने और भविष्य को संवारने का क्या करता है, सशक्त मार्ग बताता है। यह समाज को उनकी जो जड़ें हैं उसको जोड़ता है, उसकी जड़ों से जोड़ता है कि किस प्रकार हमारे पूर्वज थे, इस प्रकार यह हमें बताता है और अनुभवों के आधार पर नई दिशा बताता है कि ये गलती नहीं करना है, ये गलती वो किया था वो बर्बाद हो गया है। तो इस प्रकार हमारा जो इतिहास है यह हमें अतीत के बारे में अच्छा से समझाता है और नया राह दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है इतिहास के विभिन्न स्रोतों का वर्गीकरण करते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक मार लीजिएगा, आएगा आपके एग्जाम में। BBMQ वाले स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हम देख लिए, इसकी प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है। इतिहासकार किसी जासूस की तरह होता है। इतिहासकार जो होता है जासूस की तरह, थोड़ा सा अगर वो कहीं एविडेंस मिल जाता है ना उसको, तो फिर वह पूरा एकदम छानबीन करने लगता है आखिर ये आया कैसे, कैसे हुआ था। ओके, तो हमारा जो इतिहासकार होता है यह किसी जासूस की तरह होता है जो अतीत के अवशेषों से सच्चाई का पता लगाता है। जिन माध्यमों से हमें अतीत की जानकारी मिलती है उसे इतिहास में हम क्या कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इतिहास के स्रोत कहते हैं। स्रोत मतलब सोर्स कहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। जो हमारा इतिहास का स्रोत है जिससे हम इतिहास को जानते हैं, पहचानते हैं कि आखिर इतिहास में क्या क्या हुआ था, पुराने ज़माने में क्या हुआ था। तो जो चीज़ से हमें पता लगता है उसको हम कहते हैं क्या, इतिहास के स्रोत। और इसको हम मुख्य दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। पहला जो भाग है उसको हम कहते हैं पुरातात्विक स्रोत। क्या, पुरातात्विक स्रोत। यह सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाता है। हमारा जो पुरातात्विक स्रोत होता है यह सबसे विश्वसनीय होता है क्योंकि इसमें फेरबदल की गुंजाइश कम होती है। फेरबदल यानी ओल झोल की गुंजाइश कम होती है। अच्छा, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। इसमें सबसे पहले आपको अभिलेख देखने को मिलेगा, सिक्का देखने को मिलेगा, स्मारक यानी जो इमारत होता है, भवन होता है वो, और उत्खनन से प्राप्त जो धातुएं होती है, वस्तुएं होती है वो। तो ये हमारा पुरातात्विक स्रोत हुआ। इनसे हम इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अभिलेख जो होता है, अभिलेख या पत्थरों धातुओं पर खुदे हुए लेख होते हैं। यानी पत्थरों पर राजा महाराजा पहले लिखते थे। उस समय तो कॉपी नहीं होता था ना, कॉपी स्लेट आदि नहीं होता था, और ना ही हमारे जैसा मोबाइल होता था। तो उस समय लोग पत्थरों पर और धातुओं पर लिखते थे। जैसे हमारा सम्राट अशोक का जो शिलालेख है वो, सिक्के, ये शासकों के नाम पर चलाया जाता था कि हम राजा आज से ये सिक्का चलाएंगे, जिससे राजा का नाम प्रचलित होता था। कालखंड और उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलता है कि सोना का अगर सिक्का चल रहा है तो वह समाज बहुत ही संपन्न था, उन्नत था। अगर चांदी का सिक्का चल रहा था थोड़ा गरीब जैसा होगा। तांबा, शीशा आदि जितना कमज़ोर सिक्का रहेगा उतना उसके बारे में हम कमज़ोर आकलन कर पाएंगे। फिर स्मारक और भवन, जैसे हमारा मंदिर हुआ, स्तूप हुआ और किला हुआ, जैसे हड़प्पा के अवशेष से हमें मिला है। उस समय की हमें कला और धर्म को दर्शाता है कि उस समय हिंदू धर्म प्रचलित में था, मुस्लिम धर्म था, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि कौन सा धर्म चलता था। तो यह स्मारक और भवनों से हमें पता चलता है कि आखिर उस समय कौन सा हमें धर्म देखने को मिला। उत्खनन से प्राप्त वस्तुएं, जैसे मिट्टी के बर्तन से हमें पता चलता है कि उस समय क्या क्या बर्तन यूज़ हुआ होगा। औजार से पता चलता है कि क्या औजार यूज़ करते थे। मूर्तियों से पता चलता था कि वह किस देवता का पूजा करता है। ओके, तो हम जाने पहले साहित्य पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत के बाद हमारे पास दूसरा जो स्रोत है उसको हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत। इन्हें हम दो उपवर्गों में बांटते हैं। साहित्य मतलब लिखा हुआ, लिटरेचर स्रोत, ओके, लिखा हुआ। इसमें हम पहला धार्मिक स्रोत होता है और एक होता है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी यात्रियों के विवरण।
तो धार्मिक साहित्य में जैसे हमारा वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य कहते हैं। इसमें हमें इतिहास के बारे में बहुत सारा जानकारी देखने को मिलता है। ये तत्कालीन समाज और धर्म को समझने में हमें महत्व प्रदान करता है। फिर है लौकिक साहित्य, जिसको हम धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं, यानी यह किसी धर्म के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि यह नेचुरल रहता है, जिस प्रकार ना ही हम किसी धर्म को मानेंगे और ना ही बस उस प्रकार। ओके, तो यह किसी धर्म पर आधारित नहीं था, लौकिक साहित्य, इसे हम धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। इसमें कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कालिदास की जो रचनाएं हैं और कलहन की जो राजतरंगिणी है, वह एक लौकिक साहित्य है। ओके, इतना याद रखना है आप लोग को, ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में आता है। फिर है विदेशी यात्रियों के विवरण। हमारा जो मेगास्थनीज है, फाहियान है, वेनसांग है, जैसे यात्रियों को हम देखें तो यह विदेशी यात्री है, और यह इतिहास में बहुत सारे ऐसे लेख लिखे हैं जो कि हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। अब आइए, इतिहास के जो स्रोत है, इसका आखिर महत्व क्या है? तो महत्व हमने पता कर लिया, जब हम वो पढ़ रहे थे ना, तो पता कर लिए कि इतिहास का जो स्रोत है, यह हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ओके, इसके अलावा हमें और कुछ इतिहास के स्रोत का महत्व देखने को नहीं मिलता है। यह हमें प्रामाणिकता करता है, यह हमें कालक्रम के बारे में बताता है, यह हमें सांस्कृतिक बोध दिलाता है। तो प्रामाणिकता का मतलब स्रोत ही कल्पना और इतिहास के बीच एक रेखा खींचती है कि ये हमारा ऐसा हुआ होगा, ऐसा था, ये होगा और ये होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी हमें कौन देता है? इतिहास के स्रोत देता है। फिर एक कालक्रम आता है, सिक्के और अभिलेखों की मदद से ही हम उस घटना को सही क्रम में सजा पाते हैं कि ये सिक्का इस समय आया था, यह औजार इस समय आया था, ये चीज़ इस समय आया था, यह अभिलेख इस समय आया था। तो एक कालक्रम में फिर हम उसको सजा पाते हैं। फिर है हमारा सांस्कृतिक बोध। साहित्य और कला के माध्यम से हम पूर्वजों के विचारों और जीवन शैली को समझ सकते हैं। ओके, तो साहित्य और कला के माध्यम से ही हम क्या करते हैं? पूर्वजों के विचारों और जीवन शैली को क्या करते हैं? समझ पाते हैं। अब आइए निष्कर्ष को समझते हैं। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब दोनों के माध्यम से ही हम इतिहास को समझ पाएंगे। यह साहित्य हमें उस समय की सोच बताता है, वही पुरातात्विक उन तथ्यों की पुष्टि कराता है। एक संतुलित इतिहास लेखन के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। ओके, तो अगर हमें एक इतिहास को, एक साम्राज्य या फिर किसी भी राजा के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करना है, तो फिर हमें पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो आइए अगला प्रश्न हम जानते हैं। अगला प्रश्न क्या है? थोड़ा सा पॉज करते हैं, तो कुछ काम आ गया था। प्रश्न है, इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे भूगोल, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस और अर्थशास्त्र के साथ संबंधों की हमें विवेचना करना है। ओके, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं जितना भी प्रश्न करा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी मत कीजिएगा एक भी प्रश्न। सभी को एक बार रट लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर एग्ज़ाम देने के लिए जाइए, देखिएगा यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रश्न हम पढ़ लें कि इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। ओके, तो इसको हम लिखेंगे क्या? इतिहास एक व्यापक विषय है जिससे अन्य सभी विज्ञानों की जननी हम कहते हैं। यानी इतिहास से ही अन्य जो हमारा विज्ञान है उसका जन्म हुआ है। मानव समाज के पूर्ण अध्ययन के लिए इतिहास को अन्य सामाजिक विज्ञानों का सहारा लेना पड़ता है। यानी अगर हम मानव समाज का पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें फिर इतिहास को साथ साथ अन्य जो सामाजिक विज्ञान है उसका भी सहारा लेना पड़ता है। बिना इसके समन्वय के इतिहास का जो अध्ययन है यह अधूरा आपको मिलेगा। इतिहास और भूगोल। भूगोल इतिहास का आधार है। किसी देश का इतिहास वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों जैसे नदी, पहाड़, जलवायु से तय होता है। उदाहरण के लिए भारत एक विशाल हिमालय उत्तर से आक्रमण को रोकता है। जो हमारा हिमालय है यह उत्तर से होने वाले आक्रमण को रोकने के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक है, जबकि खैबर दर्रे
ने आक्रमणकारियों को रास्ता दिया। जो एक दर्रा है, दर्रा मतलब होता है पतला सा रास्ता, उसी से आक्रमणकारी आए। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल इतिहास का रंगमंच है। अगला है इतिहास और राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस। इन दोनों का गहरा संबंध है। राजनीतिक शास्त्र वर्तमान की राजनीति का अध्ययन है, जबकि इतिहास बीती हुई राजनीति। सिले के अनुसार, सिले एक व्यक्ति है, उसके अनुसार इतिहास के बिना राजनीतिक शास्त्र की कोई जड़ नहीं है, और जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है उसके बिना इतिहास का कोई फल नहीं। इतिहास हमें बताता है कि पुराने समय में शासन व्यवस्था जैसे राजतंत्र या लोकतंत्र कैसी थी, जिससे आज की व्यवस्था को सुधारा जा सके। ओके, अगला है इतिहास और अर्थशास्त्र। किसी भी युग की प्रगति और इसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर हमें देखने को मिलता है। इतिहासकार को यह समझना पड़ता है कि पुराने समय में व्यापार, कृषि और कर यानी टैक्स प्रणाली कैसी थी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार इतिहास की अधिकांश महत्वपूर्ण घटनाएं आर्थिक स्वार्थ और परिवर्तन के कारण ही जटिल हुई है। अब आइए जानते हैं इतिहास और समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी के बीच संबंध। समाजशास्त्र समाज की संरचना का अध्ययन करता है। इतिहास समाजशास्त्र को एक कच्चा माल यानी तथ्य प्रदान करता है, जिसके आधार पर समाजशास्त्री सामाजिक नियमों का निर्माण करते हैं। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में हमारे पास क्या है? इतिहास एक ऐसा धागा है जो ज्ञान की सभी शाखाओं को एक साथ पिरोता है। पिरोता मतलब बांध के रखता है। अन्य विषयों के सहयोग से ही इतिहास केवल राजाओं की गाथा ना होकर मानव विकास का संपूर्ण इतिहास बन पाता है। ओके, तो ये रहा दोस्तों हमारे पास आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 ही प्रश्न है। ओके, 3 प्रश्न क्यों लिया हूँ? क्योंकि भाई मेरे पास थोड़ा सा आज टाइम कम है, इसीलिए हम आप लोग को वीडियो जो कि डिले नहीं कराना चाहता था और ना ही एक भी क्लास मिस कराना चाहता था। इसीलिए 3 ही वीडियो से आज जो कि आप संतुष्ट रहें, मैं आप लोग के लिए फिर वीडियो लेके आऊँगा। उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और BBMKU हब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको BBMKU के संबंधित सभी नोटिफिकेशन और क्लासेस मिलेंगे। अभी तो आपको 4 साल रहना है, तो 4 साल में आपको यहीं से सभी क्लास देखने को मिलेगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं।